सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक पल के लिए प्राचीन भारत के एक सुनहरे चमकते हुए नक्शे के बारे में सोचिए। बैकग्राउंड में गूंजती शंख ध्वनि और तलवारों की खनक। ये वो दौर था जब साम्राज्यों का एक महासंग्राम आकार ले रहा था। आज की इस चर्चा में हम उस कालखंड को डिकोड करेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा इतिहास ही पलटकर रख दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा गेम ऑफ एम्पायर्स था जहां हर कोई बस राजा बनना चाहता था। अब अगर 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक के समय को देखें तो ये इतिहास का कोई साधारण पन्ना नहीं है। ये लगातार होने वाले युद्धों, शक्ति प्रदर्शन और एक भयंकर वर्चस्व की लड़ाई का बड़ा ही मुश्किल दौर था। और मजे की बात तो ये है कि यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर 1707 तक का वो दौर खड़ा हुआ, जिसने इस पूरे क्षेत्र को एक बिल्कुल नया आकार दिया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? 647 ईस्वी में महान सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में एक भयंकर पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया। 8वीं सदी के बंगाल की हालत तो और भी खराब थी। वहां मत्स्य न्याय की स्थिति बन गई थी। मत्स्य न्याय मतलब एकदम पूर्ण अराजकता। इसे लॉ ऑफ द फिशेस भी कह सकते हैं, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। यानी ताकतवर इंसान बिना किसी रोक टोक के कमजोर को कुचल देता है। एक बहुत ही डार्क दौर। और इसी अराजकता के बीच हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही चमकते हुए लक्ष्य पर टिकी थी, कन्नौज। कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, ये असीम सत्ता, गंगा यमुना दुआब की बेहद उपजाऊ जमीन और अमीर व्यापारिक मार्गों का सबसे बड़ा प्रतीक था। सीधा सा गणित था, जो कन्नौज पर राज करेगा वही पूरे उत्तर भारत का असली शासक माना जाएगा। ये वो अल्टीमेट मुकुट था जिसे पाने के लिए हर शक्तिशाली राजा अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। यहीं से शुरुआत होती है त्रिपक्षीय संघर्ष की। 300 सालों तक चलने वाला दिग्गजों का महासंग्राम। इस महासंग्राम में 3 सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। पूर्व में बंगाल के पाल वंश थे, जिनकी असली ताकत उनकी संस्कृति, शिक्षा और बौद्ध भिक्षु थे। मध्य और पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार थे, जो अपने अभेद्य किलों और खूंखार घुड़सवार सेना के लिए जाने जाते थे। और दक्षिण में दक्कन के राष्ट्रकूट थे, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला, साहित्य और अकूत धन संपदा के स्वामी थे। तीनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। मत्स्य न्याय की उस अराजकता को खत्म करके राजा भोपाल ने पूर्व में पाल वंश की नींव रखी। उनके बाद आए राजा धर्मपाल ने तो ज्ञान की ऐसी लौ जलाई कि विक्रमशिला और सोमपुरा जैसे महान विश्वविद्यालय खड़े कर दिए। जरा एक ऐसे स्वर्णिम दौर के बारे में सोचिए जहां बौद्ध भिक्षु प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहे हैं। देवपाल के समय तक तो इनके इंटरनेशनल कनेक्शंस इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने जावा और सुमात्रा के राजा को नालंदा में एक मठ बनाने के लिए 5 गांवों तक दान में दे दिए थे। वज्रयान बौद्ध धर्म और कला का एकदम गोल्डन पीरियड। अब रुख करते हैं मध्य भारत का। यहाँ गुर्जर प्रतिहारों के सम्राट मिहिर भोज जैसे महान और आक्रामक योद्धाओं ने पूरे उत्तर भारत में अपना खौफ कायम रखा था। एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर स्वयं को भगवान विष्णु के आदि वराह अवतार की उपाधि देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनका शासन असीम सैन्य शक्ति और राजशाही वैभव का एकदम परफेक्ट उदाहरण था। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 2 लाख। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन 2 लाख टन ठोस चट्टानों का वजन है जिन्हें राष्ट्रकूटों ने ऊपर से नीचे की ओर काटकर एक बेजोड़ स्ट्रक्चर तैयार किया था। यह सुनना ही अपने आप में हैरान कर देता है। और वो चमत्कार था एलोरा का मशहूर कैलाश मंदिर। दंती दुर्ग द्वारा स्थापित राष्ट्रकूट साम्राज्य सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि कला में भी मास्टर था। इस साम्राज्य में अमोघ वर्ष जैसे राजा हुए जिन्होंने 1-2 नहीं पूरे 62 सालों तक राज किया और कविराज मार्ग जैसे शानदार साहित्य की रचना की। वास्तुकला और साहित्य में इनका वैभव सच में बेमिसाल था। राजपूत वंशों का उदय, एक ऐसा दौर जहां उपमहाद्वीप कई छोटे हिस्सों में बंटने लगा था। 10वीं से 12वीं सदी आते आते वो विशाल साम्राज्य अब छोटे लेकिन बेहद वीर और आक्रामक क्षेत्रीय राज्यों में बंट चुके थे। इनमें 2 महान विरासतों का नाम सबसे ऊपर आता है। एक तरफ बुंदेलखंड के चंदेल थे, जिन्होंने खजुराहों के उन बेहद जटिल और खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किया, और दूसरी तरफ मालवा के परमार थे, जिनका नेतृत्व राजा भोज जैसे एक स्कॉलर किंग कर रहे थे, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर 20 से भी ज्यादा किताबें लिख डाली थी।
और राजा भोज का जिक्र आते ही एक बड़ा ही मजेदार किस्सा याद आता है। राजा भोज बहुत आकर्षक थे और अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे। एक बार एक साधारण इंसान गंगू तेली ने बिना उन्हें पहचाने उनकी मदद कर दी। जब बाद में असली पहचान सामने आई तो बस वहीं से वो मशहूर कहावत बन गई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इससे पता चलता है कि उस दौर के राजाओं का आम लोगों पर कितना गहरा असर था। लेकिन अगर सिर्फ मिलिट्री पावर की बात करें तो चौहान वंश का कोई मुकाबला नहीं था। अजमेर से लेकर दिल्ली तक राज करने वाले चौहानों के पास उस दौर की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना थी। उनकी सेना की गूंज से ही पूरा उत्तर भारत थर्रा उठता था। पर कहते हैं ना कि घर की फूट सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इतनी विशाल सेनाओं के बावजूद आपस की कलह इस उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कन्नौज के बेहद अमीर शासक जयचंद और महान सेनानायक पृथ्वीराज चौहान के बीच गहरी राजनीतिक दुश्मनी थी, और इस आग में घी डालने का काम किया जयचंद की बेटी संयोगिता के ड्रामेटिक स्वयंवर ने, जहां उसने पृथ्वीराज को अपना जीवन साथी चुन लिया। इस एक घटना ने उस समय की राजनीति में भूचाल ला दिया। अब आते हैं उन निर्णायक युद्धों पर जिन्होंने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की सेना को पूरी तरह से हरा दिया। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में गोरी नई टैक्टिक्स के साथ वापस आया और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके 2 साल बाद 1194 में गोरी ने चंदावर के युद्ध में शक्तिशाली जयचंद को भी हरा दिया। अब रणभूमि का रंग पूरी तरह से बदल चुका था और हवा में एक गहरा सन्नाटा था। और ऐसे हम पहुंचते हैं 1206 ईस्वी के उस टर्निंग पॉइंट पर। रणभूमि की धूल जब पूरी तरह छटी तो पुराने गौरवशाली राजवंशों का सूरज डूब चुका था। उनकी जगह ले ली थी दिल्ली सल्तनत ने। ये सिर्फ एक सत्ता का बदलाव नहीं था, ये अगले 500 सालों तक चलने वाले एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अकूत धन संपदा, बेजोड़ कला और अदम्य सैन्य पराक्रम वाला ये महान युग आखिर एक ऐसे मोड़ पर कैसे पहुंच गया जिसने पूरे उपमहाद्वीप की तस्वीर ही बदल कर रख दी।